Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is chapter number 1, Introduction to the Pharmacology. तो फार्माकोलॉजी के जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं हम उसको स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 को सुपरफिशियली कवर करेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के ऊपर डिटेल वीडियो हम कल या परसों अपलोड कर देंगे. लिपन कोड बेस्ड हो गई वीडियो. ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिनी कैट्स के अंदर मिसिंग है. डेट इज़ वाई कि आपको सुपरफिशियल वीडियो लगेगी थोड़ी बहुत और फ्लो चार्ट भी ऐसे ही लगेगा. तो स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं. तो फार्माकोलॉजी क्या होती है? फार्माकोलॉजी के अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म और ड्रग्स के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं. फिर फार्माकोलॉजी को दो में डिवाइड कर दिया, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक. फार्माकोडायनेमिक के अंदर आप क्या पढ़ते हो? ड्रग्स का हमारी बॉडी के ऊपर एक्शन क्या होता है, जिसमें आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्लिनिकल इफेक्ट है, थेरापेटिक इफेक्ट क्या होती है, टॉक्सिकोलॉजी यानी इनकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, ओवरडोज क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है. फिर हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, जिसको फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं. फार्माकोकाइनेटिक के अंदर अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन आ जाता है. लेकिन स्पेशल फार्माकोलॉजी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट फार्माकोडायनेमिक को रट्टा मारते रहते हैं. यानी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ड्रग कौन सी क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है, इस ड्रग का क्लिनिकल यूज क्या होता है, इस ड्रग का टॉक्सिसिटी क्या होती है. ठीक है, जो बिल्कुल सही भी बनता है क्योंकि ज़्यादा जो एग्जाम में स्ट्रेस होता है वो फार्माकोडायनेमिक पे होता है. फार्माकोकाइनेटिक्स तो बहुत ही कम या एमसीक्यूज में पूछा जाता है. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो नेचर ऑफ ड्रग को हमने कवर करना है और ड्रग डेवलपमेंट और रेगुलेशन को कवर करना है. तो जो ड्रग्स होती है मोस्टली फार्माकोलॉजी के अंदर वो इनऑर्गेनिक आयंस की फॉर्म में भी हो सकती है या नॉन पेप्टाइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकती है. यानी पहले हम नेचर ऑफ ड्रग्स को पढ़ेगा. कुछ ड्रग न्यूक्लिक एसिड होती है, कुछ लिपिड्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ पॉलीसैकेराइड होते हैं, कुछ लाइपोपेप्टाइड होते हैं, लाइपोप्रोटीन होती है, पॉलीपेप्टाइड ड्रग्स होती है. लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग होती है नेचर के अंदर तो वो एल्केलॉइड्स होती है. एल्कोलाइड का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर अमाइनो ग्रुप होता है, जिनके पास अमाइनो ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटोनेटेड होता है, बेसिक और अल्कलाइन पीएच रखता होता है सोल्यूशन के अंदर. तो जो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग होती है वो एल्केलॉइड वाली फैमिली से बिलोंग करती है. जब नेचर ऑफ ड्रग हम पढ़ते हैं तो नेचर ऑफ ड्रग के अंदर हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं. पहला उस ड्रग का साइज और मॉलिक्यूलर वेट क्या है, दूसरा ड्रग रिसेप्टर बॉन्ड कौन कौन से होते हैं. तो पहला साइज और मॉलिक्यूलर वेट. जो ड्रग का साइज होता है सबसे छोटी सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर साइज वाली ड्रग है वो है लिथियम, जिसका 7 डाल्टोन वेट होता है. जबकि मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा तो वो थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती है जिनका 50K या से भी ज़्यादा होता है. यानी जो ड्रग्स है उनका वेट कम से कम लिथियम है और हाई से हाई थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम्स है. ठीक हो गया. तो उनका ड्रग्स का मॉलिक्यूलर वेट वेरी करता होता है. ऐसी ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 से ज़्यादा होता है, ओके, तो उनकी एब्जॉर्प्शन रिलेटिवली पुअर होती है और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी पुअर होती है. लेकिन जिनका 100 से कम होता है, सॉरी, पहले मैंने बताया था कि जो 1000 है, जो जिनका 1000 से ज़्यादा होगा उनकी एब्जॉर्प्शन पुअर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी पुअर होती है. लेकिन जिनका 100 से मॉलिक्यूलर वेट कम होता है तो वो कहने का मतलब उनकी एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो सिलेक्टिव एक्शन नहीं करती होती. दैट मीन्स कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आगे सिलेक्टिव एक्शन को डिटरमिन करता है. मॉलिक्यूलर वेट इनके फार्माकोकाइनेटिक को डिटरमिन करता होता है. ठीक है. इसके बाद ड्रग रिसेप्टर बॉन्ड्स होती है. जो ड्रग्स होती है रिसेप्टर पे बाइंड कर सकती है. ओके, बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स हो सकती है. लाइक सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है. जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी तो वो इरिवर्सिबल एक्शन होगी. इसके बाद आता है वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयोनिक बॉन्ड होता है, वो सबसे ज़्यादा वीकर होती है. और दूसरी इंटरेक्शंस होती है लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड है, वान डर वाल्स होती है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है. तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा या वान डर वाल फोर्सेज के जरिए काम करेगी ड्रग्स तो वो रिवर्सिबल होती है. उनके एक्शन को आप एंटागोनाइज कर सकते हो. ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा के काम कर सकते हो. अब बारी है फार्माकोडायनेमिक की. फार्माकोडायनेमिक के अंदर ड्रग का एक्शन हमारी बॉडी के ऊपर, जबकि फार्माकोकाइनेटिक के अंदर बॉडी का ड्रग के ऊपर एक्शन क्या होता है. तो फार्माकोडायनेमिक के अंदर ड्रग है और ड्रग ने मेनली रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना होता है. ठीक है, असल इसकी डिस्क्रिप्शन फार्माकोडायनेमिक वाले चैप्टर के अंदर है, लेकिन यहाँ भी हम सुपरफिशियल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. यानी सबसे पहले ड्रग है, ड्रग ने किसी रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना है. रिसेप्टर रेगुलेटरी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिनके साथ ड्रग बाइंड करेगी और ये कोई ना कोई फंक्शन को चेंज करेगी, या तो फंक्शन को बढ़ाएगी भी या फंक्शन को कम भी कर सकते हैं. ओके, यानी ड्रग और रिसेप्टर बाइंड करके कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं. अगर ड्रग ने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया और ड्रग ने उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, तो इस ड्रग को एगोनिस्ट बोलते हैं. लेकिन अगर वो एक्टिवेट नहीं करती, इनहिबिट कर देती है, तब इस केस को एंटागोनिस्ट कह देते हैं. और जो ड्रग का रिसेप्टर के साथ रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए डिफरेंट डोज रिस्पॉन्स कर्व्स होती है. अब जो डोज रिस्पॉन्स कर्व्स है वो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व है. ओके, इसके अलावा क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व होती है, ग्रेडेड डोज बाइंडिंग
कर्व है, इसको हमने फार्माकोडायनेमिक वाली वीडियो के अंदर कवर करना है, जो आई थिंक चैप्टर नंबर 2 है, जिसको मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, इसके बाद आप जाके देख लेना। ओके, तो फार्माकोडायनेमिक के अंदर रिसेप्टर पढ़ लिया, फिर रिसेप्टर और इनर्ट बाइंडिंग साइट। ओके, यानी एक रिसेप्टर बाइंडिंग साइट होती है, एक है इनर्ट बाइंडिंग साइट। जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है, ये वो रिसेप्टर का वो स्पेसिफिक एरिया, वो पार्टिकुलर एरिया जहाँ पे किसी ड्रग ने बाइंड करना होता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। जबकि इनर्ट बाइंडिंग साइट ये एल्ब्यूमिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके साथ ड्रग बाइंड तो करती है, लेकिन वो एल्ब्यूमिन के मॉलिक्यूल ड्रग की कंसेंट्रेशन को बफर कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है वो क्या होती है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक रीजन जहां पे ड्रग ने बाइंड करना है। जबकि इनर्ट बाइंडिंग साइट ये वो मॉलिक्यूल होता है जहां पे ड्रग बाइंड करेगी लेकिन फंक्शन को चेंज नहीं कर सकती। जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर ड्रग और रिसेप्टर का बॉन्ड बनेगा और वो ड्रग के एक्शन को इनिशिएट करेगा। जबकि इनर्ट बाइंडिंग साइट के अंदर यानी जो एल्ब्यूमिन होगा वो ड्रग की कंसंट्रेशन को बफर करता है, यानी ऐसी ड्रग जो किसी प्रोटीन से बाउंड होती है उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन खत्म हो जाता है और वो प्लाज्मा के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट रहती है, आगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को डिटरमिन नहीं करती। तो इस रिसेप्टर बाइंडिंग साइट के अंदर एग्जांपल लिखी हुई है कि H1 है। ओके, ठीक हो गया। जबकि इनर्ट बाइंडिंग साइट के अंदर एल्ब्यूमिन है, ओरोसोम्यूकॉइड होते हैं जो कि अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो हमने फार्माकोडायनेमिक में सिर्फ इतना ही स्टडी करना है। अब है फार्माकोकाइनेटिक की बारी। तो जो फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमने तकरीबन 6 चीज़ें पढ़नी है कि ड्रग्स का हमारी बॉडी में मूवमेंट किस तरह से होती है, जिसको आप सिंपल परमिएशन वगैरह कह देते हो, फिर एब्जॉर्प्शन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एलिमिनेशन है, और फिर लास्ट में फार्माकोकाइनेटिक्स के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। तो अगर किसी ड्रग ने रिसेप्टर के पास जाके पहुंचना है और कोई ना कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना है, तो उस ड्रग के मॉलिक्यूल को स्पेसिफिकली एग्जांपल दे देते हैं, बेंजोडाइजेपिन का कोई सिडेटिव हिप्नोटिक मॉलिक्यूल है, तो उसने इनिशियल साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आना है, यानी जीआईटी से होते हुए साइट ऑफ एक्शन की तरफ जाना है। फॉर एग्जाम्पल जो बेंजोडाइजेपिन होती है, जीआईटी से उसने ट्रैवल करते हुए ब्रेन के पास जाना है, तो इसको मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी है। जो मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी है वो तो आगे 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला परमिएशन है, दूसरा फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, और तीसरा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, वाटर सॉल्युबिलिटी है या लिपिड सॉल्युबिलिटी है। तो पहला है परमिएशन। परमिएशन का मतलब है कि किसी भी ड्रग का मॉलिक्यूल उसकी मूवमेंट होना बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, तो उसको परमिएशन कहते हैं। अब जो परमिएशन होती है यानी क्रॉस करना, तो वो आगे डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर डिपेंड होती है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्वस डिफ्यूजन भी हो सकता है, लिपिड डिफ्यूजन भी हो सकता है, फिर कैरियर से भी हो सकती है। कैरियर में अगर वो एनर्जी को खाएगी तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अगर एनर्जी को यूज नहीं करेगी, ओके, कैरियर प्रोटीन आएगी तो उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, जबकि ये पैसिव डिफ्यूजन थी। और लास्ट है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्वस डिफ्यूजन का मतलब है कि वाटर की मूवमेंट थ्रू द वाटरी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर स्पेसिस, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर वाटर काफी ज्यादा होता है, तो जो वाटर अगर मूव करे तो इसको क्या बोलते हैं, एक्वस डिफ्यूजन बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द कैपिलरीज होती है उनमें छोटे छोटे वाटर फील्ड पोर्स होते हैं जिनको एक्वापोरिन्स कहते हैं। आई थिंक वैसे एक्वापोरिन्स किडनी के अंदर भी होती है। अच्छा, ये छोटे छोटे वाटर फील्ड पोर्स होते हैं, ये वो पोर्स होते हैं जो एक्वस डिफ्यूजन करवाते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। उन मॉलिक्यूल्स की एक्वस डिफ्यूजन करवाते हैं जिनका साइज ऑलमोस्ट स्मॉल प्रोटीन के बराबर होता है। तो एक्वस डिफ्यूजन क्या था, वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर किसी ड्रग का मूव करना, मैं इसे वाटर बोल दिया था, लेकिन वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर ड्रग का क्रॉस करना, तो उसको एक्वस डिफ्यूजन कहते हैं, या फिर इसको पोलर डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। और ये पैसिव जो एक्वस डिफ्यूजन और लिक्विड डिफ्यूजन दोनों के दोनों, लिक्विड क्या लिपिड डिफ्यूजन दोनों के दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है और दोनों ही फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करती है। अब ये कौन सा कानून होता है, इसको स्टडी करना है। कुछ जगह पर जैसे ब्रेन है, टेस्टिस है और कुछ दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जहां पर एक्वस पोर नहीं होते, और जिन कैपिलरीज के अंदर एक्वस पोर नहीं होते, दैट मीन्स के जो पोलर ड्रग है वहां पर परमिएट नहीं कर सकती। इसके बाद लिपिड डिफ्यूजन है। जो लिपिड डिफ्यूजन है यहाँ पर पैसिव मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की थ्रू द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। ओके, बाइलेयर से क्रॉस करना है तो उसको बोलते हैं लिपिड डिफ्यूजन, और जो लिपिड डिफ्यूजन होती है ये भी फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करती है। इसके बाद है कैरियर्स के जरिए जो ट्रांसपोर्ट होती है स्पेशलाइज्ड कैरियर से, तो वो आगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकती है। लेकिन ये जो कैरियर से जो होती है ये फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ये नहीं कर सकती, क्योंकि फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अंदर जो कहता ये था कि जो ड्रग की मूवमेंट होती है, रेट ऑफ मूवमेंट होती है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा, लेकिन स्पेशल कैरियर के केस में जो असल में जो चीज़ मूव कराएगी वो होगी
कैरियर मालिक्यूल्स हो गए, ओके, जिनकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो सैचुरेट हो जाती है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी या सैचुरेट होने के बाद आगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो नहीं करते, दैट इज वाई दे डू नॉट फॉलो फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर के अंदर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस होता है। न्यूरो ट्रांसपोर्टर के लिए आपको पता है कि सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर है, नोरापेनेफ्रिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं, अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्टर होते हैं, एमडीआर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि ड्रग का फेगोसाइटोसिस, एक एंडोसाइटोसिस को हम सिंपल फेगोसाइटोसिस वगैरह भी कह सकते हैं, और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर वेसिकल्स के फॉर्म में ड्रग एंटर होगी, ओके, जबकि एक्सोसाइटोसिस के अंदर ड्रग लीव होती है। असल में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस वाले मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, यानी यहाँ पे जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है जो सब्सटेंस को सेल से बाहर पुश करेगा, जबकि वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट को मूव करेगा, सब्सटेंस को मूव करेगा, तब इसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ओके, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वो है फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जो फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो ये कहता है कि जो रेट ऑफ मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स के किसी भी बैरियर के अक्रॉस, तो वो कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, यानी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा कि उसका परमिएबिलिटी कोफिशिएंट क्या है, थिकनेस क्या है इस बैरियर का, और एरिया क्या है। यानी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया सरफेस एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन थिकनेस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डेट मीन्स कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, ओके, ठीक हो गया। और जिनका थिन मेम्ब्रेन बैरियर होगा तो वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन रिलेटिवली फास्टर होती है। फॉर एग्जांपल लंग्स के अंदर बैरियर रिलेटिवली थिन होता है, स्किन के अंदर बैरियर काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। अब बारी है वाटर एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी। जो वाटर एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, पहला सॉल्युबिलिटी और दूसरा आयोनाइजेशन होती है, ठीक है। तो पहला सॉल्युबिलिटी को देख लेते हैं। जो एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है वो असल में किस वजह से होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से होती है मॉलिक्यूल के ऊपर, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो कहते हैं कि वो डाइपोल्स के फॉर्म में होती है, एक्वस शेल वगैरह बना लेते हैं, ठीक है, ओके। और आपको पता है कि जो ड्रग होती है मेनली वीक एसिड ड्रग होती है या वीक बेस होती है, जो कि इक्विलिब्रियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इक्विलिब्रियम के अंदर इसके दो फॉर्म्स होती है, लाइक अगर कोई वीक एसिड, सपोज ये वीक एसिड है, तो जो वीक एसिड है तो ये अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, अनप्रोटोनेटेड वीक एसिड बना लेगा, ओके, और एक प्रोटोन रिलीज कर देता है। जबकि वीक बेस है वो भी प्रोटोनेटेड और अनप्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर होती है। जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है, फॉर एग्जाम्पल एसिड की जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो चार्ज नहीं होती। जब वो चार्ज नहीं होती तब इस केस में वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती है। जो बेस होती है उनकी जो अनप्रोटोनेटेड फॉर्म है वो अनचार्ज होती है, और जो अनचार्ज फॉर्म होती है वही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि अगर आपने वीक एसिड को एलिमिनेट करवाना है तब आपने जो यूरिन की पीएच को क्या करना है, अल्कलाइन करना है, और अगर आपने क्या करना है, बेस को निकलवाना है, वीक बेस को, तो आपने यूरिन की पीएच को एसिडिफाई कर देना है। एसिडिफाई करने के लिए आप क्या करते हो, अमोनियम क्लोराइड यूज करते हो, और यूरिन की पीएच को अलाइन करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट या एस्ट्राजोलामाइड यूज करते हो, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होते हैं। अब इसके बाद बारी है एब्जॉर्प्शन की। जो एब्जॉर्प्शन होती है, पहली चीज डिपेंड करती है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, दूसरी चीज की ब्लड फ्लो, और तीसरी चीज कंसेंट्रेशन है। तो पहले हम ब्लड फ्लो को देख लेते हैं। जो ब्लड फ्लो होता है वो एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करता है, स्पेसिफिकली अगर इंट्रामस्कुलर रूट से या सबकुटेनियस रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर किया है, या शॉक के अंदर जो जीआईटी से एब्जॉर्प्शन मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी ज़्यादा होगा, डैट मीन्स कि एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद कंसंट्रेशन है, ओके, मैं आपको बता रहा था कि जो कंसंट्रेशन होती है एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करती होती है, डिटर्मिनेंट होती है, ओके। जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ज़्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन भी उस हिसाब से ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है। जो ड्रग होती है वो डिफरेंट रूट से एंटर हो सकती है, ओके, ठीक हो गया। और ड्रग को अगर सर्कुलेशन के अंदर आना है तो उसको किसी न किसी जगह से एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, लेकिन अगर इंट्रावेनस रूट से दोगे तो फ़ौरन ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। वैसे कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ना होने के बराबर होती है, क्योंकि डायरेक्ट सीधा जो ड्रग होगी सीधा ब्लड के अंदर आ जाती है। तो इसके मेनली दो रूट होते हैं, लोकल और सिस्टेमिक। लोकल को आगे मजीद तीन में डिवाइड कर देते हैं, टॉपिकल, इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्राथीकल। इंट्राथीकल का मतलब होता है इनटू द वेंट्रिकल्स, और इसकी एग्जांपल होती है एम्फोटेरिसिन बी,
ठीक है। तो टॉपिकल होती है, टॉपिकल को मजीद दो में डिवाइड कर देते हैं, स्किन के अंदर और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। अब सिस्टमिक क्या है, सिस्टमिक को तीन में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियल, पारेंटीरियल और अदर। एंटीरियल को आगे मजीद तीन में डिवाइड कर देते हैं। एंटीरियल का मतलब है थ्रू द इंटेस्टाइन या जीआईटी, तो ओरल, सबलिंगुअल और बक्कल है। पारेंटीरियल के अंदर इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस आ जाती है, जबकि अदर्स के अंदर ट्रांसडर्मल, रेक्टल, ओरल इनहेलेशन और नेजल इनहेलेशन आ जाती है। इसके बाद बारी है डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके तो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ये वो प्रोसेस होता है जिसमें ड्रग रिवर्सिबली ब्लड को लीव करती है और ये इंटरस्टेशियल और टिश्यू कंपार्टमेंट की तरफ आ जाती है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, लाइक ब्लड फ्लो क्या है, उस ऑर्गन का साइज क्या होता है, ड्रग्स की बाइंडिंग क्या होती है, कैपिलरी परमिएबिलिटी क्या होती है, लिपोफिलिसिटी है, साइज ऑफ ऑर्गन बता चुका हूँ। ओके, पैटर्न ऑफ टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और लास्ट में अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। जो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो फार्माकोकाइनेटिक वाली वीडियो के अंदर कवर हो चुका है, जो कि चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है। तो जो पहला फैक्टर है वो है साइज ऑफ ऑर्गन। साइज ऑफ ऑर्गन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को डिटरमिन करता है। लाइक स्केलेटल मसल है वो लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग को टेकन अप कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जो मसल टिश्यू है उसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो होती है, और जब ये हाई को कैरी कर लेंगे तब जो ब्लड टिश्यू ग्रेडियंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। जब ब्लड टिश्यू ग्रेडियंट हाई हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इन शॉर्ट, जितना ज़्यादा साइज ऑफ ऑर्गन है उतना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा ब्लड और टिश्यू के दरमियान, वो ज़्यादा होगा और उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, डैट मीन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कोई भी ड्रग ब्रेन के अंदर तो वो रिलेटिवली कम होती है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो रिलेटिवली कम होता है। इसके बाद ब्लड फ्लो है। जो ब्लड फ्लो है किसी भी टिश्यू की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो उस ड्रग की एक्सट्रैक्शन भी नहीं हो पाएगी। लेकिन जो ब्लड फ्लो है इक्विलिब्रियम के लेवल के ऊपर, इक्विलिब्रियम के टाइम के ऊपर ड्रग की अमाउंट को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जनरली अफेक्ट करता होता है। वेल परफ्यूज टिश्यू है, लाइक ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, जिनके पास कार्डिक आउटपुट का मेजर पोर्शन आता है, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा ब्लड में से ड्रग को एक्सट्रैक्ट कर देती है। इसके बाद नंबर 3 फैक्टर है वह सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ड्रग की कंसंट्रेशन को इन्फ्लुएंस कर देती है, स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। अगर ड्रग वेरी सॉल्युबल है सेल के अंदर तो वो सेल के अंदर ही रहेगी, और जो पेरीवेस्कुलर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है वहाँ पे कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम होगी। जब कंसंट्रेशन कम होगी तो वेसल से एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में आना तो वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा, तो डिफ्यूजन बढ़ जाती है। इस केस में क्या होगी, वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाती है। लास्ट है बाइंडिंग। अगर ड्रग प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन से बाइंड कर लेगी तो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाती है, लेकिन अगर टिश्यू प्रोटीन से बाइंड कर देती है तो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। और आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल बॉडी वाटर 60% ऑफ बॉडी वेट का होता है। इसमें से जो इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है या इंट्रा सेलुलर वाटर है वो 40 होता है, जबकि जो 20% है वो एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर होता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म से भी पहले आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ड यूज़ किया जाता है मिनी कैटसन के अंदर, उसका नाम है बायोडिस्पोजिशन। जो बायोडिस्पोजिशन है उसका मतलब है, यानी कुछ ऑथर्स कहती है कि मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन को मिला दो तो डिस्पोजिशन बन जाएगा, जबकि कुछ ऑथर्स कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन इन तीनों को मिला दो तो बन जाएगा डिस्पोजिशन। चलो उसको छोड़ दो, जो मर्जी है। लेकिन जो मेटाबॉलिज्म होता है इसमें ड्रग को आप अल्टर कर देते हो केमिकल वाइज, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर अल्टर कर देते हो। मेटाबॉलिज्म की वजह से या तो ड्रग एक्टिवेट भी हो सकती है, पहले ड्रग प्रो थी, इनएक्टिवेट थी, आप उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं, या एक्टिवेटेड ड्रग को इनएक्टिवेट भी कर सकते हैं, या एक्टिवेटेड ड्रग से एक्टिवेटेड मेटाबोलाइट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि एलिमिनेशन होती है किसी मेटाबॉलिज्म के बगैर ही हो जाती है। तो इसकी एग्जांपल होती है लिथियम की। जो लिथियम होती है इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ऐसे ही एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद एलिमिनेशन है। जो एलिमिनेशन होती है और एक्सक्रीशन, इसमें बड़ा फर्क होता है। जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन में एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म है। एलिमिनेशन के अंदर बस आपने करना क्या है, ड्रग के एक्शन को खत्म कर देना है, और एक्सक्रीशन का मतलब है कि इंटैक्ट ड्रग को बॉडी से रिमूव कर देना। अब जो एलिमिनेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, जीरो ऑर्डर भी हो सकती है, इसको अलग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया। और आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हाफ लाइफ और क्लियरेंस कॉन्स्टेंट होती है, लेकिन जीरो ऑर्डर के अंदर कॉन्स्टेंट नहीं होती, वहाँ पर कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होती है। लास्ट है फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। जो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स होते हैं, मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल है। ओके, ठीक है। मल्टी कंपार्टमेंट के अंदर बेसिकली दो दिया हुआ है कि जब भी ड्रग हम देते हैं तो एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होती है, एलिमिनेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद अदर कंपार्टमेंट मॉडल है, लाइक एक कंपार्टमेंट में रिस्ट्रिक्टेड है, फॉर एग्जांपल वेस्कुलर कंपार्टमेंट में है। मल्टी कंपार्टमेंट का मतलब है कि ड्रग पहले दी है, प्लाज्मा में आई है, फिर वो प्लाज्मा को छोड़ने के बाद टिश्यू में आई है, और टिश्यू के बाद फिर वापस वो प्लाज्मा में चली गई है। ठीक है, या एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर है, तो उसको मल्टी कंपार्टमेंट बोलते हैं।
अब हम चलते हैं ड्रग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन की तरफ। ठीक हो गया। अब जो ये वाला जो टॉपिक होता है ये माइनर टॉपिक है, एग्जाम में आई थिंक बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है वो भी 1 नंबर का, तो फिर भी देख ही लेते हैं यहाँ पर टॉपिक को। तो जो ड्रग डेवलपमेंट और रेगुलेशन होती है, ठीक है, तो जो ड्रग डेवलपमेंट या रेगुलेशन होती है इसके लिए आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उस ड्रग की रिलेटिव सेफ्टी क्या होती है, उसका थेरापेटिक एक्शन क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है। सपोज एक ड्रग नहीं बना लिया किसी डिजीज के लिए, तो अगर जो FDA होती है, FDA क्या होती है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएसए में काम करता है, बड़ा इदारा है, तो वो कहता है कि पहले हमें रिलेटिव सेफ्टी दो इन ड्रग की, उसका थेरापेटिक एक्शन क्या होता है जानवरों के ऊपर, और उसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। लेकिन क्रॉनिक टॉक्सिटी वगैरह इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। फिर एनिमल टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। एनिमल टेस्टिंग के अंदर 2 टाइप की टॉक्सिटी को देखते हैं, एक्यूट है, सब एक्यूट और क्रॉनिक क्या होती है। एक्यूट टॉक्सिटी तकरीबन तमाम ड्रग्स के लिए जो न्यू है उनके लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, ओके। तो जो इसमें करते हैं क्या, लीथल डोज देते हैं एटलीस्ट 2 स्पीशीज के अंदर, एक रोडेंट और एक नॉन रोडेंट है। तो इसके अंदर अगर टॉक्सिटी आती है तो उसको एक्यूट बोलते हैं। सब एक्यूट के अंदर और क्रॉनिक के अंदर हमें उन ड्रग्स के लिए करवानी पड़ती है जो क्रॉनिक यूज के लिए होती है, जबकि तमाम न्यू ड्रग्स के लिए एक्यूट को देखते ही देखते हैं। ठीक हो गया। जो इसके रिजल्ट होते हैं वो 2 से लेकर 4 वीक्स के लिए होते हैं, सब एक्यूट, और क्रॉनिक में 6 से लेकर 24 महीने हो सकते हैं, ठीक है। और एटलीस्ट 2 स्पीशीज के ऊपर, एक रोडेंट हो और एक दूसरे नॉन रोडेंट हो, ठीक है। अब जो एनिमल टेस्टिंग है उसके भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती है, फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल है, रिप्रोडक्टिव प्रोफाइल है, और आगे कार्सिनोजेनेसिस होती है। तो फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल के अंदर उस ड्रग के क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर सीबीएस के ऊपर क्या है, जीआईटी के ऊपर क्या है, रिस्पायरेशन पे क्या है, हेपेटिक रीनल फंक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है, एंड इसका ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या है, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या है, वो सारा फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल के अंदर आता है। रिप्रोडक्टिव प्रोफाइल के अंदर टीराटोजेनेसिस, कार्सिनोजेनेसिस और म्यूटाजेनेसिस वगैरह देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्टिव प्रोफाइल के अंदर पहला है टीराटोजेनेसिस। टीराटोजेनेसिस के अंदर ड्रग दिया है और उस ड्रग को देने की वजह से स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट स्पीशी के अंदर तो क्या डेवलपमेंटल डिफेक्ट आते हैं आगे फीटस के ऊपर, ठीक हो गया। तो जो टीराटोजेनेसिस है, टीराटोजेनेसिस को फीमेल एनिमल्स के ऊपर देखते हैं, एटलीस्ट 2 स्पीशीज के ऊपर देखते होते हैं, ओके, ठीक हो गया, इनके ऊपर देखते होते हैं। और इसके बाद एक और वर्ड यूज होता है वो है म्यूटाजेनेसिस। म्यूटाजेनेसिस का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज प्रोड्यूस करना और इसकी वजह से जो कॉन्जेनिटल अनोमली है वो क्रिएट करना, तो वो म्यूटाजेनेसिस आ जाता है। और म्यूटाजेनेसिस को देखने के लिए एमीज टेस्ट वगैरह किया जाता है। कार्सिनोजेनेसिस के अंदर मैलिग्नेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंड्यूस कर देते हैं, यानी कैंसर वगैरह करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल एफ्लाटॉक्सिन इंड्यूस करते हैं। तो ये तो हो गया एनिमल टेस्टिंग। इसके बाद आ जाती है क्लिनिकल ट्रायल्स। अब जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ओके, क्लिनिकल ट्रायल में एक प्री क्लिनिकल होता है, फेज 1 से भी पहले क्या होता है, प्री क्लिनिकल होता है, फिर फेज 1 है, फिर फेज 2 है, फिर फेज 3 है, फिर फेज 4 है, फिर इसके बाद अडाप्टिव क्लिनिकल ट्रायल होता है। प्री क्लिनिकल में 2 डिफरेंट एनिमल स्पीशीज के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं ड्रग्स के, तो इसमें सेफ्टी को, एफिकेसी को और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को देखा जाता है। फेज 1 के अंदर 20 से लेकर 100 हेल्थी वॉलंटियर के ऊपर किया जाता है। इसकी एक्सेप्शन है कैंसर और दूसरी ड्रग्स होती है, तो इसकी एक्सेप्शन में आ जाती है, ठीक है। तो 20 से लेकर 100 हेल्थी वॉलंटियर के ऊपर तजर्बा करना, सेफ्टी, डोसेज या फार्माकोकाइनेटिक को मॉनिटर करना, तो फेज 1 में आ जाएगा। फेज 2 के अंदर 100 से 200 पेशेंट पे चले जाओगे, और फेज 3 के अंदर आप चले जाओगे तकरीबन 1000 से 6000 की तरफ। और फेज 4 के अंदर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होती है, यानी फेज 3 के बाद आप ड्रग को क्या कर देते हो, लॉन्च कर देते हो, ठीक हो गया, मार्केट के अंदर कह देते हो बस ये ड्रग आ गई है, आगे काम करो बस। इसके बाद ड्रग पेशेंट और जेनेरिक ड्रग्स है, इसको छोड़ो, किसी काम का नहीं है। लास्ट है ऑर्फन ड्रग्स। को कभी कभार कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब रेयर डिजीज की प्रोबेबिलिटी ये बताई है कि यूएस के अंदर 2 लाख या 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों में से एक बंदे को डिजीज होता है, तो उसको रेयर डिजीज कह लेंगे। और इस रेयर डिजीज के लिए जो ड्रग्स होती है उनको ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं। अब ऑर्फन ड्रग्स के ऊपर काम इसलिए ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, प्रॉफिट नहीं होता, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल एनिसिटाइलसिस्टीन है पैरासीटामोल के लिए, तो ये ऑर्फन ड्रग के अंदर आ जाती है। हमने तकरीबन फार्माकोकाइनेटिक वाले को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो क्योंकि ये फ्री होता है, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।